जय हिंद आप सभी को। और आज फिर से हम लोग मैथमेटिक्स के तीसरे क्लास में पहुंच गए हैं और आज का टॉपिक है हम लोगों का तो अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण ठीक है। और इसमें पहला प्रमेय है एक दिया हुआ कि माना कि P एक अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी P a को भी विभाजित करेगी। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग मान लेते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है और अगर ये 4 के स्क्वायर को यानी कि ए स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं कि 4a स्क्वायर को यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8 टाइम्स में ये कट गया। और अब हम कह सकते हैं कि ये 2 जो है a को भी यानी कि 4 को भी विभाजित करेगी तो सच में यहाँ पर हो रहा है कितना 4/2 यानी कि 2 2 जा 4 ये 2 टाइम्स में कट जा रहा है। ठीक है ना। तो ये जो हमारा प्रमेय है इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन CONTRADICTION प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि ये जो है इसके आप अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो उसको आप परिमेय संख्या मानेंगे और अगर वो गलत साबित हुआ तो कहेंगे कि नहीं ये अपरिमेय संख्या ही है। इसे ही कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले है कि क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे और इसके उलट हम मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। और जैसे हम लोगों ने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं P/Q के रूप में। और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और साथ साथ क्या होता है तो इसमें P तथा Q क्या है P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है एक सह अभाज्य संख्या है जिसका HCF
HCF कितना होता है तो 1 है। ठीक है, कि यदि P और Q सहअभाज्य संख्या है तो उसे क्या कहते हैं, HCF उसका 1 होना चाहिए। ठीक है चलिए अब देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं और कैलकुलेशन इस तरह से होगा, ठीक है, कि ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, तो P इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, √2 इंटू Q। और ये हमारे पास क्या मिला, P इज इक्वल टू √2 Q। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये दे देगा P² इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो रहा है P² इज इक्वल टू, स्क्वायर हटा तो रूट हटा, 2Q का स्क्वायर। इससे हम लोग कह सकते हैं कि प्रमेय हम लोगों ने जो देखा कि प्रमेय क्या कहा कि अतः कहेंगे, अतः यदि दो P² को विभाजित करती है, P² को विभाजित करती है तो दो P को भी विभाजित करेगी, दो P को भी विभाजित करेगी। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि पुनः माना कि P इज इक्वल टू 2m। ठीक है ना, जिसको प्रूफ करना है वही लेना है। जैसे √2 को प्रूफ कर रहे हैं तो P इज इक्वल टू 2m लेंगे। अगर इस जगह पर √3 रहेगा तो हम लोग P इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3m लेंगे। ठीक है, और पुनः माना कि P इज इक्वल टू √2m, और इसका मान, इसको हम लोग क्या करते हैं तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अब लिखेंगे P का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है समीकरण एक, P² इज इक्वल टू 2Q का होल स्क्वायर, और P के जगह पर अगर हम 2m रख रहे हैं, इस पर स्क्वायर, और ये मिल रहा है 2Q का होल स्क्वायर। यहाँ से ये क्या मिला, 4m², 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m, और ये हो गया 2Q²। अब देखिए ध्यान से, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, 2m² इज इक्वल टू Q²। ठीक है ना, और अब हम इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं, पहले इसको सीधे से लिख लें अगर हम, तो Q² इज इक्वल टू, LHS को इधर और RHS को बस उधर लेकर जा रहे हैं और कोई अंतर नहीं कर रहे हैं, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ से फिर से यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि अतः यदि 2Q² को विभाजित करेगा, यदि 2Q² को विभाजित करती है तो 2Q को भी, P नहीं, Q को भी विभाजित करेगी। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से
क्या है, समीकरण एक में हम लोगों ने क्या देखा कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर। ये इम्प्लाइज दैट क्या, जो हम लोगों ने ये स्टेटमेंट अभी बात की है वही इसी को दोहरा रहे हैं कि p जो है क्या हो जाएगा, p 2q स्क्वायर से भी विभाजित होगा, ठीक है ना। और ये जो है q है यहाँ पर q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर है, तो ये इम्प्लाइज दैट दे रहा है कि q बराबर 2m का स्क्वायर, ये रहना चाहिए, वो उधर कुछ भी रहे। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि इस जगह से हमारे पास P और Q का अगर हम HCF निकाल रहे हैं, P और Q का अगर हम HCF निकाल रहे हैं तो P तथा Q का HCF बराबर हमारे पास क्या मिल गया, 2 मिल गया। और ध्यान दीजिए कि P तथा Q को हम लोगों ने क्या माना है, तो सहभाज्य संख्या, और यहाँ पर P और Q का HCF तो 2 आ रहा है, जबकि अगर ये सहभाज्य संख्या है, अगर ये सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य हो गया ना, अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो इसका HCF कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारा मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है, गलत साबित हुआ। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए देखें यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि √2 को एक परिमेय संख्या माना। तो √2 परिमेय संख्या कैसे रहता है, p बाई क्यू के रूप में रहता है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ ही साथ क्या, p तथा q एक सहभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तो पहला समीकरण ये आया, और फिर से जब हम लोगों ने माना कि p इज इक्वल टू 2m, तो ये जो है p स्क्वायर को करते करते q इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर आया। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम लोगों ने बात किया अगर कि ये स्टेटमेंट ये आया और स्टेटमेंट के हिसाब से ये भी होगा, और सेकंड में ये आया तो स्टेटमेंट के हिसाब से ये भी होगा। तो p तथा q जो है क्या कॉमन दे रहा है, तो 2 कॉमन दे रहा है। तो हमारा जो मानना था कि ये जो सहभाज्य संख्या है और इसका HCF 1 है, और यहाँ पर क्या आ रहा है कि HCF 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ही, अतः हमारा मानना अगर ये p तथा q सहभाज्य संख्या है तो ये जो है 2 कॉमन नहीं आना चाहिए था। तो अब हम कहेंगे कि अतः हमारा मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है गलत साबित हुआ, ठीक है ना। और इसलिए अब क्या रह गया बात, तो ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर है √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। क्वेश्चन नंबर 2 है,
सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, इसके उल्टा मानते हैं कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ही हम लोगों ने √3 को परिमेय संख्या माना तो ये क्या देगा, p/q। √3 p/q के बराबर हो जाएगा परिमेय संख्या है तो। और ये क्या कहेंगे कि यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, जिसका HCF बराबर क्या होना चाहिए, तो 1 है। ठीक है। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो p इंटू 1 इज इक्वल टू √3 इंटू q। और ये हम लोगों को क्या दे रहा है, p इज इक्वल टू √3 का q। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या आ रहा है, p² इज इक्वल टू √3q का होल स्क्वायर। और ये दे रहा है हम लोगों को p² इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा तो रूट हटा। ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट है हमारे पास कि अतः यदि 3p² को विभाजित करती है तो 3p को भी, उसका स्क्वायर हट जाएगा, p को भी विभाजित करेगी। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया है। ठीक है ना। अब चलिए, क्योंकि हम लोगों को √3 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो पुनः माना कि p इज इक्वल टू 3m। √2 के समय हम लोगों ने इसे क्या माना था, p इज इक्वल टू 2m। ठीक है। तो पुनः माना कि p इज इक्वल टू 3m, और ये इक्वेशन हमारे लिए कितना है, तो 1 है। ये हमारे लिए कितना इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1 है। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, p का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल रहा है, तो p² इज इक्वल टू, पहले समीकरण ही लिख लेते हैं, 3q का स्क्वायर। ये समीकरण 1 है। इसके जगह पर, p के जगह पर क्या रख रहे हैं, तो 3m, और ये हुआ इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ है 3q का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, और m का स्क्वायर m² रहा, और 3q का स्क्वायर। ठीक है। फिर ये 3 3 9 कट गया, तो क्या मिला, 3m² इज इक्वल टू
क्यू स्क्वायर। अब इसको अगर हम सही से अरेंज करके लिख लें तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। बस उलट पुलट करके लिख दे रहे हैं ताकि ये इसी तरह से हम लोग फिर ये स्टेटमेंट दे सकें। ठीक है, तो अतः अतः यदि यदि 3q स्क्वायर को विभाजित करती है, 3q स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है तो तो 3q को भी, इसका स्क्वायर हटा दें तो q को भी विभाजित करेगी, को भी विभाजित करेगी। ठीक है ना। और अब हम लोग बात करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 दिख रहा है ना। चलिए, ये हमारे लिए समीकरण 2 है। समीकरण 2 है तो बात करते हैं समीकरण समीकरण एक तथा 2 से। ठीक है, तो क्या है कि पी स्क्वायर यदि 3q के स्क्वायर के बराबर है तो ये इम्प्लाइज दैट, ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने बोला है इसी को अब इस रूप में लिखेंगे कि p भी जो है 3q स्क्वायर को p 3 जो है p को विभाजित कर रहा है। फिर क्या है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का स्क्वायर ना, तो ये दे दिया q इज इक्वल टू 3m का स्क्वायर। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका HCF लेंगे, और HCF कौन है, तो इसका कॉमन है। तो यहाँ से HCF इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और हम लोगों के पास क्या होना चाहिए था, तो P और Q का HCF तो 1 के अलावा और कुछ आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है ना। तो P तथा Q जो है, P तथा Q, अतः 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 हमारा मानना कि कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अगर ये P तथा Q का HCF 1 ही होना चाहिए था, HCF इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो HCF 3 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, यानी कि एक दूसरे का विरोध कर रहा है। तो इसलिए रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक बार इसको इस तरह से पूरे बोर्ड पर आप देख लीजिए।
चलिए, अब फिर है एक क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है क्वेश्चन है दर्शाइए कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 5 - √3 को मान लेते हैं, माना कि परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे हम लोगों ने इसे परिमेय संख्या माना, तो 5 - √3 इज इक्वल टू क्या आ गया, P/Q। और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसका कैलकुलेशन अगर करें तो ये क्या आ रहा है कि 5 को इधर रहने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है ना। तो 5 - P/Q इज इक्वल टू क्या हो गया, √3। और P और Q क्या है, तो पूर्णांक है। P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। संख्या बोले या पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक है। ठीक है ना। तो पूर्णांक है तो वो तो हमारे पास ये क्या देगा, एक परिमेय संख्या देगा, जबकि √3 इधर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या। यानी थोड़ा सा अगर हम इसको कैलकुलेशन भी अगर कर लें तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये हो जाएगा Q। 5Q माइनस P इज इक्वल टू क्या हो गया, √3। तो इस तरफ हमारे पास आ रहा है क्या, परिमेय संख्या, और इस तरफ हमारे पास आ रहा है अपरिमेय संख्या। क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये बराबर तो नहीं हो रहा है, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में तो बराबर होता नहीं है। तो अतः ये क्योंकि गलत साबित हो गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर होता है, तो अतः क्या कहेंगे, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। देखिए कि सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि P/Q 5 - √3 क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जैसे हम लोगों ने माना तो क्या आया, Q इज नॉट इक्वल टू 0, हर बराबर नहीं होता है, और P और Q सहअभाज्य संख्या पूर्णांक है। ठीक है ना। तो सहअभाज्य संख्या है तो 5, अब इसको जो है कि √3 एक अभाज्य संख्या, तो उसको अलग किए और इसको इस तरफ ले आए। कैलकुलेशन करने पर ये तो हमें क्या देगा, एक परिमेय संख्या ही देगा, जबकि ये देख रहे हैं हम लोग क्या है, √3 एक। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में क्या प्रूफ किया, √3 को कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दिख रहा है। हम्म
चलिए, फिर है दर्शाइए कि रूट 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है दर्शाइए कि कितना है 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन माना कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने रूट 2 को परिमेय संख्या माना, परिमेय संख्या, उसी तरह से क्या मिल गया हम लोगों को उस तरफ? तो p/q का फॉर्म, और q इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ साथ क्या, p तथा q पूर्णांक है, सहभाज्य संख्या या पूर्णांक है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? तो 3 रूट 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू ये p हुआ, और यहाँ पर अब क्या होगा? 3 रूट 2 क्यू बाय p इज इक्वल टू इधर 1। ठीक है ना, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ से 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√2। और आप जानते हैं कि √2 एक क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो इस तरफ तो हम लोगों को क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा, परिमेय संख्या, जबकि इस तरफ है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो कहेंगे अतः 3 रूट 2, आप इसके नीचे लिखेंगे 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए आप, अब आ गया है प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 है। ठीक है, और इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 क्वेश्चन है, इसके लिए लाइन बीच से खींच देते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि
करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जैसे हम लोगों ने माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हम लोगों को क्या मिल गया कि √5 बराबर p/q, और उसका कंडीशन जो है वो लिख लेते हैं कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p तथा q क्या है यहाँ पर, p तथा q एक अभाज्य संख्या है जिसका HCF महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो, वैसे आप लोगों के किताब में HCF और LCM का ही जिक्र है, तो आप इंग्लिश या हिंदी कुछ भी यूज़ करें, दोनों सही होगा, ठीक है ना। तो महत्तम समापवर्तक 1 है। तो इतना हो जाने के बाद अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ 1 है, ये हो गया p इंटू 1 इज इक्वल टू √5 इंटू q, और ये क्या दे रहा है, p इज इक्वल टू √5q। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या मिलेगा, p² इज इक्वल टू √5q का होल स्क्वायर, और ये दे देगा p² इज इक्वल टू 5, स्क्वायर हटा तो रूट हटा 5q का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मानते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम लगा देते हैं कि यदि 5p² को विभाजित करेगी, 5p² को विभाजित करेगी तो 5p को भी विभाजित करेगी, ठीक है। अब इस पेज में इधर क्या मानना होगा कि पुनः माना, क्योंकि हम लोगों को √5 को अप्रूव करना है कि यह अपरिमेय है, तो पुनः माना कि p इज इक्वल टू 5m, ठीक है। आप m के जगह कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, p² इज इक्वल टू 5q का 5q का स्क्वायर, इसके जगह पर 5m रखना है 5m, और ये स्क्वायर है, और इस तरफ तो ये 5q का स्क्वायर ही है। ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 25m² इज इक्वल टू 5q², और ये 5 से 5 टाइम्स में 25 कट गया, तो हमारे पास क्या मिला
5m² इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अगर हम इसको सीधा करके लिख लें तो ये हो जाएगा q² इज इक्वल टू 5m²। ठीक है ना। और ये हो गया इक्वेशन 2। और फिर से यही स्टेटमेंट q के लिए भी देंगे कि यदि यदि 5 q² को विभाजित करती है तो 5 q को भी विभाजित करेगी। और इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब बात करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम बात करें तो समीकरण 1 क्या है? p² इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर। अब ये स्टेटमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो निकल रहा है कि p को 5q² भी विभाजित करेगा। और दूसरा क्या है? तो यदि q² को 5m² यानी कि ये 5q² को डिवाइड कर रहा है तो q इज इक्वल टू 5m² भी, मतलब कि 5q को भी डिवाइड करेगा। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट रह गया है और अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका HCF कितना आ गया? P तथा Q का HCF क्या मिल रहा है? तो 5 मिल रहा है। कॉमन जो होता है वही तो HCF होता है ना। और पिछले शुरू में हम लोगों ने क्या माना है कि P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। तो ये सहअभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होना चाहिए था? 1 के अलावा कुछ और तो होना ही नहीं चाहिए था। तो दो जगह, एक ही जगह पर, एक जगह 5 आ रहा है और एक जगह 1 आ रहा है। तो ये हमारे कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोध कर रहा है मानने को कि P और Q जो है परिमेय संख्या है तो HCF, क्योंकि ये P और Q सहअभाज्य संख्या है तो HCF केवल 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है? HCF 5 आ रहा है। अतः हमारा मानना, देखिए ध्यान से, P और Q कहीं पर भी उसके स्टेटमेंट को हमने नहीं बदला है, ठीक है ना। तो P और Q सहभाज्य संख्या ही है यहाँ पर, लेकिन 5 को प्रूव करने के क्रम में ये तो HCF 5 आ रहा है। इसीलिए हमारा मानना कि कौन √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। हम लोगों ने माना था परिमेय संख्या है। क्या हुआ? तो गलत साबित हुआ। अब अगर ये परिमेय नहीं है √5 तो क्या कहेंगे? इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और अब इसको एक फ्रेम में ले लें। देखिए ध्यान से,
हम लोगों ने जो p और q के बारे में बात किया है कि p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 होता है। कहीं पर भी इसके HCF के बारे में हमने दोबारा कोई अलग बात नहीं कहा है, तो बस 5 को परिमेय संख्या माना और कैलकुलेशन होते हुए दोबारा हमने माना कि p इज इक्वल टू 5m, लेकिन ये नहीं कहा कि p और q कोई और संख्या है जिसका कि कोई और कॉमन संख्या हो सकता था। तो 5q हुआ और समीकरण और 1 और 2 से यहाँ पर देख रहे हैं कि 5, तो इसमें कॉमन आ जा रहा है, अर्थात इसका मतलब है कि p और q का HCF 5 आ रहा है, p और q का HCF 5 आ रहा है। लेकिन हम जो मान कर रखे थे यहाँ पर देखिए ध्यान से कि p तथा q तो सह अभाज्य संख्या है और उसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये जो है दोनों बात ही एक दूसरे को क्या कर रहा है, तो गलत साबित कर रहा है। इसीलिए हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है गलत साबित हुआ, इसलिए √5 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। फिर है सिद्ध करें कि, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है अगर ये, तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। और ये स्टेटमेंट रहेगा ही कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और साथ ही साथ तथा p और q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, p/q ये जो है इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये इधर प्लस में है ना, तो 3 - p/q हो जाएगा और ये बनेगा माइनस में 2√5, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या मिल रहा है हमारे पास, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम क्या आएगा q, तो 3 1 से q टाइम्स में ही कटेगा, तो 3q और माइनस में ये हो जाएगा p इज इक्वल टू ये -2√5। और अगर हम यहाँ से 3q - p बाय इस -2 को अगर इधर ले आए -2 को, तो ये क्या दे रहा है, √5। और यहाँ से इस तरफ देखेंगे कि 3q माइनस इस तरह से रख देते हैं नीचे का, 2 - p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5।
और अगर इसको अंदर भेजना है माइनस को तो p प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे p माइनस 3q/2 इज इक्वल टू √5। और हमारे पास क्या मिल रहा है, तो ये मिला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या चाहे जोड़ हो, चाहे गुणा हो, चाहे घटाव हो, वो अपरिमेय ही संख्या बनेगा। तो परिमेय संख्या को अगर हम इधर लेके आते हैं तो इस तरफ परिमेय है और उस तरफ अपरिमेय है, तो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो सिद्ध हो गया कि अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। चलिए देखिए, अब है फिर क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पहला है किसको करना है, 1/√2 को, 1/√2 को। तो सॉल्यूशन शुरू करेंगे अगर हम तो मानेंगे इसको, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू p/q, और ये स्टेटमेंट तो देना ही है, q इज नॉट इक्वल टू 0, p तथा q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो अब अगर हम देख रहे हैं इस तरफ, इसको तो कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि इस तरफ जो है ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, और इस तरफ है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होता है। तो अतः √2 क्या हो गया, √2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर दूसरा क्या है, 7√5, दूसरा है 7√5 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो सॉल्यूशन के लिए मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 7√5 इज इक्वल टू p/q, एंड सेम स्टेटमेंट वहाँ भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 इसको q/p कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा, और ये जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये हो जाएगा 1/√5,
क्योंकि वो दोनों ही परिमेय संख्या है, 7 भी एक पूर्णांक है, तो इससे हम लोगों को जो मिलेगा ये q है। तो 7 हो 7q/p इज इक्वल टू 1/√5। ये हम लोगों को देगा एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और ये देगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है? तो बराबर होता भी नहीं है, तो क्या करेंगे, काट देंगे। और अतः क्या कहेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए कि जैसे हम लोगों ने 7√5 को एक परिमेय संख्या माना, तो दोनों तरफ ही परिमेय होना चाहिए था, लेकिन √5 को हमने क्या किया है, तो पिछले स्लाइड में प्रूफ किया है कि ये जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या गुणा हो, भाग हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी करने पर वो क्या देता है, तो अपरिमेय संख्या ही देता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है। और अब क्या है एक लास्ट क्वेश्चन है, 6√2, थर्ड है, 6√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो सॉल्यूशन है कि माना कि 6√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 6√2 इज इक्वल टू हो गया p/q, एंड सेम स्टेटमेंट कि q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q इज इक्वल टू, ये क्या है, तो पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है। अब बस हम लोगों को क्या करना है कि √2 को अकेला कर देते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, 6 इंटू √2 इज इक्वल टू p/q इंटू 1 कर देते हैं। ठीक है ना। तो 6q ऊपर आएगा और ये p इधर नीचे आ जाएगा, 1 और ये इधर चले आएगा, तो √2। अब देख लीजिए 6q/p ना नीचे आया p, तो क्या मिला हम लोगों को, 6q/p इज इक्वल टू 1/√2। और ये है हमारे लिए परिमेय संख्या, और बराबर में आ रहा है अपरिमेय संख्या। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। कट इक्वल टू को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, और तब लिखेंगे उसके नीचे में कि अतः 6√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा मानना गलत साबित हो गया कि 6√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, और आज जो है आप लोगों के क्लास 10th का चैप्टर 1.3 एग्जाम्पल के साथ, इससे पहले चैप्टर के शुरू होने से पहले मैंने जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं वो सब क्या था, उसका एग्जाम्पल था। और ये जो है बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड। ठीक है। और बिहार बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 1.3
कंप्लीट हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। तो और फिर अगले क्लास में हम लोगों दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये शांत है या फिर अशांत है, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है, जय हिंद आप सभी को।